है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और काफ़ी दिनों से बच्चों का कहना था कि एक उनके में नया सब्जेक्ट है क्लास 11th में, एंटरप्रीनियरशिप। इसकी वीडियोस उन्हें कहीं मिल नहीं रही अच्छे से, तो उन्होंने कहा सर प्लीज़ आप कुछ मदद करिए। तो आज से मैं इनका ये स्टार्ट कर रहा हूँ, एंटरप्रीनियरशिप यूनिट 1 चैप्टर 1, जिसका नाम है एंटरप्रीनियरशिप कंसेप्ट एंड फंक्शंस। तो बेसिकली मैं जितना सिंपल कर सकूं उतना करूंगा, है ना। और ये पीडीएफ जिन बच्चों पर नहीं है, ये आपकी सीबीएसई का लेटेस्ट पीडीएफ है। जिन बच्चों पर नहीं हो वो बताना, मैं उनको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रीनियरशिप कंसेप्ट एंड फंक्शंस। वीडियो से पहले ही कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि एंटरप्रीनियरशिप का कंसेप्ट क्या है, आपको इसके फंक्शंस मालूम पड़ जाएगा। आई अप्रिशिएट द नीड फॉर एंटरप्रीनियरशिप इन अर्बन इकोनॉमी, स्टेट द मिथ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रोसेस ऑफ एंटरप्रीनियरशिप। ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगी। एक केस स्टडी आपके सामने दे रखी है, द अर्थ एट दिस इनोवेटर फील्ड। Mansukh Bhai Prajapati remodeled his family struggling pottery business to produce the meticulous range of engineered hardware, including a fridge that worked without electricity. यानी कि जो मनसुख भाई प्रजापति थे, इन्होंने अपने आइडिया से, अपने इनोवेशन से एक मिटिकूल रेफ्रिजरेटर बनाया, जो कि ऐसा फ्रिज है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा। Reporting on the devastation and thousands of lives lost during 2001 earthquake in Gujarat, local newspaper had this intriguing headline describing the havoc with at a porter's colony. Garibon fridge, no broken pieces of the poor people fridge among the debris was the shame. मतलब कि यहाँ पर आपको जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो ये डिस्क्रिप्शन है कि कैसे एक इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, है ना। तो उन्होंने बताया है कि जो लॉन्च हुआ था 2002 में। तो आप पढ़ते हैं मेन चीज, Entrepreneurship is a ship on a voyage that has on board innovative and creative men and women who like to do all those constructive things which nobody could lay his or her hand on before. एंटरप्रीनरशिप एक तरीके की ऐसी प्रोसेस कह सकते हो जिसमें लोग जो होते हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, अपने इनोवेटिव आइडिया से, अपनी इनोवेटिव थिंकिंग से ऐसी चीज करना चाहते हैं जो आज तक शायद किसी ने नहीं करा। दे मेक अ फॉर्चून आउट ऑफ आइडियाज, अपने आइडिया से एक फॉर्चून का पता लगाते हैं। सक्सेस नेवर गोज टू देयर हेड्स एंड ईच सेटबैक मेक्स देम बोल्ड इनफ टू कार्व देयर फ्यूचर। भाई ऐसे लोगों को ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि सक्सेस ना मिले। तो एंटरप्रीनरशिप इज द फ्रीडम टू डू व्हाट वन लाइक्स टू डू विद ऑल इट्स अटेंडेंट प्रॉफिट एंड रिस्क। एंटरप्रीनरशिप का मतलब है क्या, कि अपना जो भी काम आप फ्रीडम से करना चाहते हो, जो काम आपको पसंद है वो करो, है ना। एंटरप्रीनरशिप इज डिफाइन द रिजल्ट एंड नॉट बाय एट्रीब्यूट। एंटरप्रीनरशिप हमें अपने रिजल्ट से दिखाना पड़ता है, ना ही कि अपनी एट्रीब्यूट से। तो इसमें आगे चलते हुए देखते हैं, आर दीज पीपल एंटरप्रीनियर्स, क्या ये लोग एंटरप्रीनियर्स हैं। वेजिटेबल बेचने वाले, न्यूज़पेपर बेचने वाले, लॉन्ड्री सर्विस देने वाले, टू अ लार्ज एक्सटेंट दे आर ऑल्सो रिस्क टेकर। दे मे नॉट बी इनोवेटिव बट दे टेक रिस्क ऑफ देयर ओन पोटेंशियल लेवल। हाँ, हालांकि ये इनोवेटर नहीं होते लेकिन रिस्क टेकर तो होते हैं, है ना। तो एंटरप्रीनरशिप हैज इवॉल्व थ्रू द सेंचुरी एंड इट हैज व्यूड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो हमारी जो एंटरप्रीनरशिप है उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जज करते हैं, है ना। तो अब देखिए आपके सामने एक कंसेप्ट आ रहा होगा, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रीनरशिप। तीन चीजें दिख रही हैं आपको, एंटरप्रीनियर, एंटरप्रीनियरशिप और एंटरप्राइज। मतलब भाई अब तक आपने क्या समझा कि कोई एक इंसान कोई अपना इनोवेटिव आइडिया लगाता है, अपना माइंड चलाता है किसी ऐसी चीज को करने में जो अब तक शायद किसी ने नहीं किया हो। तो एंटरप्रीनियरशिप में तीन कंसेप्ट हैं आपके, एक है एंटरप्रीनियर, एक है एंटरप्राइज और एक है एंटरप्रीनियरशिप। जो व्यक्ति एंटरप्रीनियरशिप में वर्क कर रहा है, जो उसका मालिक है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रीनियर पर्सन। जो प्रोसेस कर रहा है, वो जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो क्या है, उसकी एंटरप्रीनियरशिप। और जो काम करके आउटपुट निकल रहा है, आउटकम आ रहा है, वो क्या है, एंटरप्राइज। समझ में आई बात।
समझ में आई बात? तो अब कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर समझेंगे। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और एंटरप्राइज। ये वो इंसान होता है जो जिम्मेदार होता है अपना एंटरप्राइज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसी के पास स्किल होती है, उसी के पास इनोवेशन होता है, जिसको एक अपने आप में हाई अचीवमेंट दिख रहा है ना। He puts up new greenfield project that create wealth, opens up many employment opportunity and leads to growth of other factors। ये सारे अपने आप ही मतलब एक तरीके से घास बोते हैं अपने लिए, ताकि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले लोगों को, अच्छी अच्छी जॉब मिले, अच्छा पैसा मिले। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ एंटरप्रेन्योर कौन है, ये वो पर्सन है सर जो अपनी एंटरप्राइज खुद बनाता है, खुद डेवलप करता है। ये मॉडरेट रिस्क टेकर होता है, ठीक है ना, इनोवेटिव होते हैं, परसुएडर होते हैं, रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्क टू बी इंडिपेंडेंट, अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट ट्राई करते हैं। तो ये सारी चीज दे रखी है आपको। टेक्स पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जिट अ सेंस ऑफ लीडरशिप, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहा है, जिस पर्सन ने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी है, वो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट एन एंटरप्राइज एंड कन्वर्ट्स ए सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी। कौन है एंटरप्रेन्योर? जिसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और अपनी अपॉर्चुनिटी यानी अपनी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उसने देखा कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, उस चीज पर उसने काम किया और उसने सिचुएशन को अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब अलग अलग लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहले रिचार्ड कैंटिगन, इनने क्या कहा है कि एज अ पर्सन who pay a certain price to a product to resell it at an uncertain price, thereby making decision about obtaining and using the resources while consequently admitting the risk। इन्होंने कहा है कि एक पर्सन होने के नाते जब हम किसी को किसी तरीके की प्राइस पेड करते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या रीसेल करने के लिए एक अनसर्टेन प्राइस पर, उस डिसीजन लेने को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एडम स्मिथ मैं आपको बता दूं, एडम स्मिथ हमारे इकोनॉमिक्स के फादर हैं बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या कहा? एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ये वो व्यक्ति होता है जिसने कंपनी बनाई है, किस पर्पस के लिए? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। पोटेंशियल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, यानी कि आज की डिमांड और सर्विस को देखते हुए। तो ये जितने भी राइटर्स हैं इन सभी की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके कोर्स के हिसाब से पूछी जा सकती है एग्जाम में। उसके बाद आता है आपका एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज वो आउटकम है जो आपको लास्ट में निकल के मिलेगा। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? एंटरप्रेन्योर एक प्रोसेस करेगा, काम करेगा, एक्शन करेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे हैं। द एंटरप्रेन्योर एक तरीके का एक्टर है और जिस तरीके से वो काम कर रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और जो उसके लास्ट में हाथ में निकल के आएगा, जो आउटकम उसके पास आएगा, उससे हम क्या कह रहे हैं? एंटरप्राइज। तो देखिए यहाँ कुछ दे रखा है, एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे दो चीज दे रखी है। The term entrepreneur is often used interchangeably with entrepreneurship, यानी कि ये जो वर्ड है entrepreneur ये इंटरचेंजेबली यूज होता है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, बट कंसेप्शनली ये दोनों एक दूसरे से अलग है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु बियर द रिस्क, यूनाइट वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कैरीज आउट क्रिएटिव इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो पर्सन होता है जो रिस्क झेलता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और जो भी चीज उसको इनोवेटिव लगती है उस पर काम करता है। ही शी इज एन इंडिविजुअल और वन ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू। ये वो इंसान होता है या इंसानों का ग्रुप होता है जो कुछ नई चीज को क्रिएट करना चाहता है। क्लियर है? और दूसरे हाथ पे एंटरप्रेन्योरशिप देखी जाए तो ये वो एक्टिविटी होती है जो एंटरप्रेन्योर द्वारा परफॉर्म करी जाती है ना। तो अब आपके सामने है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि कौन कौन से काम एक एंटरप्रेन्योर करता है। ठीक है, तो आपके सामने देखो 4 हेड चल रहे हैं, उन्हीं के अंदर सब चल रहा है। एंटरप्रेन्योर फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन और कॉमर्शियल फंक्शन। सबसे पहले बात आती है एंटरप्रेन्योर फंक्शन। इसमें इनोवेशन करता है, वो सोचता है, रिस्क लेता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है। प्रमोशनल फंक्शन में क्या होता है?
अपने आइडिया को इन्वेस्ट करता है, उस पर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करता है और क्या क्या चीजें चाहिए वो असेंबल करके एक फाइनल पोजीशन पर पहुंचता है। मैनेजरियल में या ये देखो, जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम अपने टारगेट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना चाह रहे हैं। मतलब इफेक्टिवली, इफेक्टिव में टी लगा हुआ है यानी कि काम को टाइम पर, और एफिशिएंटली यानी कि काम को कम से कम कॉस्ट पर। तो जितने भी मैनेजरियल फंक्शन होते हैं उसमें वो काम किया जाता है कि हम अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वे में कर सकें। तो ये सारे इसके फंक्शन हैं, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। और लास्ट में हमारे कॉमर्शियल फंक्शन। कॉमर्शियल वही, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, फिर उसकी मार्केटिंग करी, फिर उसे बेचा, फिर उसका हिसाब किताब, ये सारे फंक्शंस कहलाते हैं, है ना। अब बात आती है इन सब के बारे में एक एक बार पढ़ने की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर फंक्शन। सबसे पहला है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? जब हम अपने माइंड की खोज से किसी नए प्रोडक्शन को न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए, नए प्रोडक्ट में एंटर करने के लिए सोचते हैं, तो हमारी इनोवेशन ही तो है। ये एक बेसिक फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। एक इनोवेटर होने के नाते द एंटरप्रेन्योर हैज टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप एक इनोवेटर हो, इनोवेशन करना चाहते हो, तो आप नए नए कॉम्बिनेशन लाओ अपने प्रोडक्शन के लिए, न्यू प्रोडक्ट लाओ, न्यू मार्केट में प्रोडक्ट लाओ, न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाओ, ताकि लगे कि हाँ आप टाइम टू टाइम इनोवेशन करते हैं। जैसे आपने आईफोन का नाम सुना होगा, सबसे पहले कौन सा फोन आया था, फिर अपडेट वर्जन आया, फिर अपडेट वर्जन आया, वन प्लस का पहले वन+5, वन+3, वन+6, वन+7, ऐसे ही आईफोन देख रहे हैं। तो ये सब हमारी क्या है, इनोवेशन है, अपडेट हो रही है टाइम टू टाइम। अब रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लॉस दैट मे अकर ड्यू टू अनफोर्सीन कंटिजेंसी इन द फ्यूचर। यानी कि आप जिम्मेदार हैं सर, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और आने वाले टाइम में जो भी घाटा होता है, जो मुझे आज नहीं दिख रहा, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। An entrepreneur reduce uncertainty in his her plan of investment diversification। अगर एक अच्छा एंटरप्रीनियर है तो वो अपने अनसर्टेनिटी को, लॉस को ज्यादा से ज्यादा कम कर सकता है ना। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, नरेटिंग एन इंसिडेंट फ्रॉम धीरूभाई लाइफ, हिज सन मुकेश recalls that when Dhirubhai was flown to Jamna and shown a piece of barren land, he asked why mangoes could not be grown there. The official informed him that the land was not fertile enough for mango crop. Dhirubhai took it as a challenge and told those officials that it was for the same reason why mangoes ought to be grown there. After just a few years, the entire land of Vav, 200 acres, had been converted green and 6,000 tons of mango crop were harvested from the land. So Dhirubhai took a risk here and believed in its success। यानी कि धीरूभाई के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो और उनके सन जो है मुकेश, बार जा रहे थे। तो धीरूभाई जब जमनगर से जा रहे थे, तो उन्होंने एक लैंड देखा और उन्होंने कहा कि यहाँ मैंगोज क्यों नहीं उग सकते। तो जो ऑफिशियल थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये ऐसे फर्टाइल नहीं करा गया है जिसकी वजह से मैंगो क्रॉप हो सके। धीरूभाई को वो बात एक चैलेंज लगी और उन्होंने उसको स्वीकारा, उन्होंने वहीं पर मैंगो की क्रॉप करवाई और वो सक्सीड हुए। इसको हम कहते हैं अल्फोंसो विच इज बीइंग ग्रोन इन दैट रीजन। तो ये मतलब क्या है कि भाई इन्होंने रिस्क लिया और रिस्क के लिए उनको जो अवार्ड मिला वो क्या है, मैंगोज। आज मैंगो है उनके पास, है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आर द मेन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट इसके मेन फंक्शंस होते हैं। दे रेफर टू द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उन सबको एक साथ लाना। पर्पस क्या रहता है सर? पर्पस इज टू एलोकेट द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉसेज एंड रिड्यूस कॉस्ट इन प्रोडक्शन। यानी कि कम से कम रिसोर्सेज की वेस्टेज हो। तो ये तो हमारे सारे थे मैनेजरियल फंक्शन। अब आता है हमारा प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है? हम प्रमोट करते हैं किसी चीज को। सबसे पहला, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। आपने एक आइडिया का पता लगाया। द एंटरप्रेन्योर विजुअलाइज दैट देयर आर अपॉर्चुनिटी फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस एंड इट कैन बी प्रॉफिटेबली रन। द आइडिया मे बी टू एक्सप्लोर न्यू एरिया ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मोर प्रॉफिटेबल वेंचर और एन existing line of business. He she developed the idea with the expert in the field and if they are convinced, then he she will go ahead with more exhaustive analysis। प्रमोशनल फंक्शन क्या कह रहा है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी को देखता है कि हम एक बिजनेस को
प्रॉफिटेबली रन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद उन रिसोर्सेज पे अच्छे से कमांड करने के बाद वो अपना आइडिया अपने प्रोफेशनल को बताता है, और अगर एक्सपर्ट या प्रोफेशनल कन्विंस्ड हो जाते हैं तो वो उन पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है करसन भाई पटेल जो क्रिएटर है निरमा वॉशिंग पाउडर के, who was working as a factory chemist in Gujarat Mineral Development Corporation, started making drinking powder in his kitchen for poor rural women of Gujarat and selling his product by visiting different villages. His efforts culminated in the whitish yellow detergent powder named Nirma. The idea behind was the need and the problem of the society that could not afford other brand of detergent powder because they are high cost. जो हमारे निरमा वॉशिंग पाउडर के क्रिएटर हैं वो पहले क्या करते थे, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में फैक्ट्री केमिस्ट में वर्क करते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक डिटर्जेंट पाउडर बनाया अपने ही किचन में, जो हमारे पुअर लोग होते हैं रूरल के, उनके लिए जो अच्छा डिटर्जेंट पाउडर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक सस्ता डिटर्जेंट पाउडर बनाया और धीरे 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 40% जो इंडिया का मार्केट है वो इसने कवर कर लिया। यानी कि ये क्या था, इन्होंने अपने आइडिया को कन्वर्ट कर दिया, है ना भाई। तो इसीलिए मैं आपसे एक चीज तो कहना चाहूंगा कि हमारे माइंड में कब कौन सी बात आ रही है, कब कौन सा आइडिया आ रहा है, वो आपको शेयर जरूर करना चाहिए सबसे, कब वो हमारे लिए बेस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, आपने redbus.in सुना होगा, redbus.com, तो उसके मालिक ने redbus.com कंपनी कैसे खड़ी कर दी कि एक दिन जब दिवाली का टाइम था तो वो अपने घर जा रहे थे और घर जाने के लिए उन्हें कोई भी बस नहीं मिली। यही प्रॉब्लम को समझ के उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट करी redbus.in। अगर आपको कहीं पर जाना है तो आप पहले से किसी भी बस में अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। द एंटरप्रेन्योर विल एस्टिमेट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रोस्पेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स ही शी विल थिंक ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस फॉर द वेंचर। उसने प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद उसने सोचा कि इससे मुझे कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितना लमसम मेरा खर्चा हो सकता है, और वो पता करने के बाद वो उन पैसे को अरेंज करने में लग जाता है। असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट यानी कि जो जो चीजें चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितनी मशीनें चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, उन सबको असेंबलिंग करा जाता है, और लास्ट में उन सबको फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, पैसा इकट्ठा करने के बाद हम पैसा लगा देते हैं। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे मैनेजरियल फंक्शंस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कुछ चीज में दिक्कत हो, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक में परेशानी हो तो आप बेझिझक वीडियो पे कमेंट कर देना, या मेरा नंबर है 9690105047, वहां पूछ लीजिए। मतलब जब भी हम किसी काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करना चाह रहे हैं। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब होता है काम को टाइम पर करना, यहाँ टी लगा हुआ है ना, यानी कि इफेक्टिव का मतलब काम को टाइम पर करना। जब भी हम किसी भी काम को टाइम पर करना चाह रहे हैं, और इफेक्टिव तो हो गया, उसके साथ में होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब काम को कम से कम कीमत पे करना, वो हमारा क्या होता है, एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट कहता है सर, मैनेजमेंट हमारा क्या चीज होती है, मैनेजमेंट होता है जहां पे आप काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करते हो, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। किसी भी वर्क को जब आप ऑन टाइम कंप्लीट करोगे, कम से कम कॉस्ट पर करोगे, तो उसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन है आपका प्लानिंग। जाहिर सी बात है, बेसिक प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप क्या करना चाह रहे हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, कैसे पहुंचना चाहते हो, कैसे करोगे, कब करोगे, किसके लिए करोगे, कब करोगे, ये सारी चीज हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। यानी कि प्लानिंग आपकी थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। यानी कि प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, ये सारी चीज। तो प्लानिंग का मतलब क्या है कि सबसे पहले बात, आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमारे बिजनेस में, भाई बिजनेस की तो बात चली रही है, लेकिन हम लोग भी, हमारे भी माइंड में एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप काम कर रहे हो। उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। एडवांस में सोचना पड़ता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। दूसरा जो फंक्शन आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एवरी बिजनेस एंटरप्राइज नीड्स द सर्विस ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन टू लुक आफ्टर ए डिफरेंट एस्पेक्ट। यानी कि आपने सोच लिया कि प्लानिंग में आपको क्या करना है, कैसे करना है, अब आपको उसी हिसाब से लोग भी तो चाहिए होंगे।
पैसा भी तो चाहिए होगा, मशीन भी तो चाहिए होगी, उन सब चीज को इकट्ठा करना, उन सब की चीज को जिम्मेदारी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो सेम ग्रुप वाले होते हैं, जो सेम काम करने वाले होते हैं, उन्हें एक ग्रुप में रख देते हैं, और जो अलग अलग काम करने वाले होते हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। जैसे आपको मालूम होगी हमारी कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो इन सभी में ये डिपार्टमेंट तो अलग अलग है, लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें काम करने वाले सिर्फ प्रोडक्शन वाले मिलेंगे, परचेज में सिर्फ परचेज वाले, सेल्स में सिर्फ सेल्स वाले, मार्केटिंग में सिर्फ मार्केटिंग वाले। तो इसी काम को हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। बात आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि स्टाफ मींस, यहाँ पर हम देखते हैं द फंक्शन इन्वॉल्व मेकिंग अपॉइंटमेंट फॉर द पोजीशन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में पोजीशंस बनी हुई हैं, उन पोजीशंस पर हर एक इंसान अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम जॉब निकालते हैं। जॉब में क्या करते हैं, मैन पावर प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि रिक्रूटमेंट में यानी भर्ती निकालते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, फिर उनका प्लेसमेंट करते हैं, फिर उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सारी चीज। यानी अब तक आपने 3 पॉइंट देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग में जो सोचा उसे अरेंज कर रहे हैं। स्टाफिंग में देख रहे हैं कि हमारे पास उतना स्टाफ है या नहीं। सारे मेन काम हो गए। अब बात आती है हमारी डायरेक्टिंग की। सर डायरेक्टिंग में क्या होता है, भाई आपने काम सोच लिया क्या करना है, किससे करवाना है ये भी सोच लिया, और आपने सारी जगह भी फुलफिल कर दी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी सर, इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी जो भी हमारा वर्क था, जो भी हमारा वर्क, जिसको भी हमने अपना वर्क दिया है उसको कैसे पूरा करवाना है, वो हमारा कैसे होगा, अरे ऊपर चली गई स्लाइड, वो हमारा होगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है सर, डायरेक्टिंग का मतलब होता है इट इज कंसर्न विद कैरिंग आउट द डिजायर प्लान। जो आपने सोचा था वही चल रहा है या नहीं चल रहा। It initiate, organize and plan action and ensure effective performance by subordinate toward the accomplishment of group activity। यानी कि ये देखता है कि जो आपने काम दिया है वर्करों को वैसे ही वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज की एंश्योरिटी रखता है। डायरेक्टिंग हो गया। डायरेक्टिंग के बाद आती है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच एन एंटरप्रेन्योर इमेजिनेटली डायरेक्ट, गाइड्स एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ अदर्स इन चूजिंग एंड अटेनिंग स्पेसिफाइड गोल्स by mediating between the individual and organization such that the both will get maximum satisfaction। लीडरशिप में जो आपका हेड है वो आपको ऐसे मोटिवेट करता है कि आपको कैसे अपना गोल भी पा सको और कंपनी के लिए भी अच्छा काम करके गोल को अचीव कर सको। फिर आता है कम्युनिकेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जितनी भी हमारी एंटरप्रीनियर्स में प्रॉब्लम्स है आज की डेट में, वो जब भी 70 से 90% जब भी आती हैं जब आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते। और अगर अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, अपने आइडियाज को शेयर करते हो, फीलिंग्स को, इमोशंस को, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशंस को, तो आपकी जो मैनेजमेंट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। उसके बाद आता है मोटिवेशन। ये तो आपने सुना ही होगा, भाग मिलखा भाग, या सुल्तान, आपको मालूम है हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपकी मूवी आती है सुल्तान, रे सुल्तान कर दे चटाई। तो वहां पर वो क्या हो रहा है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे आप किसी सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर रहे हो अच्छा करने के लिए। एक डिजायर प्लान है आपके माइंड में, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए वो काम करे, इसलिए आप उसे क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। लास्ट है, सेकंड लास्ट है, सॉरी अभी तो आगे भी है, सुपरविजन। सुपरविजन होता है आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, द एंटरप्रेन्योर हैज टू सी दैट द गिवन इंस्ट्रक्शन आर कैरीड आउट और नॉट। यानी कि जो आपने आइडिया दिया था, काम करने का सजेस्ट किया था, उसी हिसाब से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। सुपरविजन रेफर्स टू द जॉब ऑफ ओवरसीइंग सबऑर्डिनेट्स एट वर्क। यानी कि इसमें देखते हैं, जो अब आपने देखा होगा ना सुपरवाइजर की भर्ती निकली, तो सुपरवाइजर की भर्ती में क्या होता है कि जो लोग आपके नीचे है ना, जो लोग नीचे आपके काम कर रहे हैं उनको देखा जाता है कि वो काम को सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोऑर्डिनेशन, आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या फर्क होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जब लोग मिलके आपस में एक दूसरे के संग कोऑर्डिनेट करके अच्छे से वर्क करके किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन, और इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन एज इट एसेंशियल टू चैनलाइज द एक्टिविटी ऑफ वेरियस इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने आपको बताया था कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करके देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल बना के देता है सेल्स डिपार्टमेंट को। तो इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तभी तो एक दूसरे के काम को समझ पा रहे हैं।
अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता तो ये सामान आगे ही नहीं बढ़ता, उनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट होते, है ना। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग एक वो प्रोसेस है जिससे एंटरप्रीनियर ये देखता है कि उसकी कंपनी की जो पॉलिसी है, जो एक्शन है, वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो नीचे कर लेते थोड़ा सा ऐसे। ये सारे जो है हमारे, ये सारे हमारे क्या है, अभी और रह गए हैं बेटा इसमें, हमने कहाँ पढ़ लिया। हाँ, अब आते हैं हमारे कॉमर्शियल फंक्शन। कॉमर्शियल फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि किसकी बात होगी हमारी, किसकी बात होगी बेटा कॉमर्शियल फंक्शन में? पैसे की बात होगी, सेल्स की बात होगी, प्रोडक्शन की बात होगी। तो सबसे पहला आपको दे रखा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक की फंक्शन है एंटरप्रीनियर का। द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द अंडरटेकिंग। इन ए स्मॉल कंसर्न वन पर्सन मे बी अंडरटेकिंग दिस फंक्शन, वेयरएज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दिस एक्टिविटी मे बी अंडरटेकन बाय वेरियस इंडिविजुअल और सेपरेट आइटम। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फिनिश गुड्स को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर देना आपका प्रोडक्शन कहलाता है। अब अगर आपकी स्मॉल बिजनेस है तो वो कोई एक पर्सन कर रहा होगा, और लार्ज बिजनेस है तो काफी सारे लोग कर रहे होंगे। उसके बाद आता है आपका फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑल एंटरप्राइज। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है सभी एंटरप्राइज में। क्यों? इसमें फोकस किया जाता है सारी बिजनेस एक्टिविटी का। जो हमारी नीड फॉर मनी होती है वो कंटिन्यूस होती है, और इट स्टार्ट विद सेटिंग अप ऑफ एन ऑर्डर एंड रिमेन ऑर्डर टाइम। जैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, जैसे आप बिजनेस को लॉन्च करते हो, तभी से आपको पैसे की नीड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और ये एंटरप्रीनियर की ड्यूटी होती है कि देखना कि कौन कौन सा पैसा, कितना कितना पैसा आपको चाहिए, और वो उस हिसाब से अरेंज करते हैं। अब आती है आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज primarily concerned with the movement of goods and service from the producer to the ultimate consumer. It is directed towards the satisfaction of consumer want. Marketing plays significant role in promoting the well-being of business enterprises. So it is the role of entrepreneur to strategically place the company in an advantage position to secure the top position in the market. देखो, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है या मार्केट में आया ही नहीं है, उससे पहले जो उसका प्रमोशन चल रहा होगा, उससे पहले जो उसका प्रचार चल रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग का हिस्सा कहते हैं। उसके बाद आता है आपका पर्सनल। पर्सनल भी कहते हैं ऐसे। दिस फंक्शन इज कंसर्न विद एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन फॉर द पर्सनल। मतलब कि जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, उनके लिए आप क्या अच्छा करते हो, उनको टाइम टू टाइम सैलरी देना, इंसेंटिव देना, उन्हें अच्छे वर्किंग कंडीशन में काम करवाना, ये सारे हमारे पर्सनल फंक्शन में आते हैं। और लास्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपने पढ़ा है कि ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है हमारी किसकी? ट्रांजैक्शन की, ताकि हमें ये मालूम पड़ सके कि जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो आज की डेट में कैसी है। तो ये तो चारों फंक्शंस थे सभी के जो आपने पढ़ लिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई देयर इज नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हमें क्यों नीड है एंटरप्रेन्योरशिप की। द मेन नीड, अब इसमें बताएगा कि आपको क्यों नीड है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो उसमें आंसर आपका दे रखा है कि द मेन नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट इन एनी कंट्री इज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की नीड है, क्योंकि इन कैपिटलिस्ट एंड डेवलपमेंट कंट्री प्राइवेट एंटरप्रेन्योर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो बड़े बड़े देश होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट यानी कि जहाँ पे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या जिन्हें हम गवर्नमेंट द्वारा बनाते हैं, वहां पर जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं वो काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। सोशलिस्ट कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्री प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एनकरेज बिकॉज द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। अगर आपकी जो कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड है तो वहां पर प्राइवेट बिजनेस को काफी ज्यादा रिस्क रहता है, तो वहां वो एनकरेज नहीं होते। आपको मालूम है यहाँ पे एक पॉलिसी का जिक्र किया जा रहा है 1991। ये मैंने बताया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले क्या था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा स्टैग्नेंट चल रही थी। स्टैग्नेंट मींस होता है वो इकोनॉमी जो कहीं रुक गई है, थस गई है या बढ़ रही है तो काफी ज्यादा धीरे धीरे या स्लो मोशन में चल रही है ना। तो 1991 में पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में तीन चीजें आई आपकी, एक आपका लिबरलाइजेशन, एक आपका ग्लोबलाइजेशन और एक आपका प्राइवेटाइजेशन। ये तीनों चीज आई थी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमें क्यों नीड है एंटरप्रेन्योरशिप की। मेन नीड क्यों है कि सर इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला लाइफलाइन ऑफ अ नेशन। कोई भी कंट्री
बिना डेवलपमेंट के, बिना एंटरप्रीनरशिप के प्रोग्रेस नहीं कर सकती। हर कंट्री चाह रही है क्योंकि वो कैसे ना कैसे अपनी ट्रेड को प्रमोट करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अपने डेवलपमेंट में लगा सके। उसके बाद प्रोवाइड्स इनोवेशन। एंटरप्रीनरशिप में क्या होता है, नए आइडिया शेयर होते हैं, नया विजन दिखता है, तो यानी कि हमारी कंट्री को नई तकनीक मिलती है, नए प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट को, तो प्रोवाइड्स इनोवेशन। उसके बाद चेंज ऑफ ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। एक जो एंटरप्राइज होता है वो हमारे चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, वो वातावरण जिससे इम्पैक्ट सीधा बिजनेस में पड़ता है। द एंटरप्रीनरशिप मोड्स द एंटरप्राइज सच ए चेंजिंग रिक्वायरमेंट। और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वो अपने बिजनेस को भी वैसे ही डाल लेता है। इंक्रीज प्रॉफिट, खैर ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा है। प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज either by increase सेल्स रेवेन्यू और रिड्यूसिंग कॉस्ट। हम अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, या तो अपनी सेल्स को बढ़ा दें या अपनी कॉस्ट को कम कर दें। जॉब निकलेगी, सोशल बेनिफिट आपने ऊपर पढ़ ही लिए, है ना, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना। अब यहाँ पे है मिथ्स ऑफ एंटरप्रीनियरशिप। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे मिथ्स ऑफ एंटरप्रीनियरशिप और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में जहाँ तक है ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो बेटा, तो कमेंट मत बताइएगा, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे लिख लेना, यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना क्लास 11 के, या डाउट्स खुद। Kawasaki, many entrepreneurs believe a set of myth about entrepreneurship the common being। बहुत से जो एंटरप्रीनियर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो एंटरप्रीनरशिप के बारे में उनके कुछ अपने ख्यालात हैं। क्या क्या चीज़ मांगते हैं वो? सबसे पहला, भाई स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ ईजी। बिजनेस को तो मैं बताऊं एक तरीके से, बिजनेस को आप मान लो एक छोटा सा बच्चा है ये आपका, और जब आप एक बच्चे को पालते हो, भाई जाहिर सी बात है, तो उसमें कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उस तरीके का। यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करना तो काफ़ी इजी है। एक्चुअली इट इज़ नॉट। मोस्ट पीपल हु बिगिन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंपनी फेल टू गेट वन एंड अप एंड रनिंग। यानी बहुत से लोग जो कंपनी तो स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आगे अच्छे से वो नहीं चला पाते। 7 years after beginning the process of starting a business, only 1/3 of entrepreneurs have a new company with positive cash flow greater than salary expense of the owner। यानी कि जिन लोगों ने नई कंपनी स्टार्ट करी है 7 साल बाद, उनका सिर्फ 1/3 लोग ही बिजनेस में रह पाते हैं, बाकी लोग अपनी कंपनी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट टेक्स ए लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस। ये आपको मालूम ही है भाई, टिपिकली आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए तो चाहिए एक अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। वो सब अपनी थिंकिंग है भाई, जाहिर सी बात है, हम जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। स्टार्टअप कैन नॉट बी फाइनेंस विद डेब्ट। अगर आप शुरुआत कर रहे हो और कर्जा लेके शुरुआत कर रहे हो तो बेटा ये आपके लिए सही नहीं है ना। नेक्स्ट, बैंक डोंट लेंड मनी टू स्टार्टअप। बैंक हाल फिलहाल जब आपका स्टार्टअप है तो हाल फिलहाल पैसा नहीं देता। मोस्ट एंटरप्रीनर स्टार्ट बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। बहुत से जो एंटरप्रीनर हैं वो अपने बिजनेस को एक तरीके का अट्रैक्टिव इंडस्ट्री के हिसाब से, यानी कि बहुत ही भावुक या फिर अट्रैक्टिव, है ना। तो ये सारी मिथ हैं। अब मैं बताता हूँ इसके फ़ायदे और नुकसान, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रीनरशिप। To everything in life there are advantage and disadvantage. Entrepreneurship is no exception. As a matter of fact, entrepreneurship involve a lot of risk taking, yet it can pay off very well with reward such as profit, the opportunity to be your own and make your own decision। हर किसी चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, तो भाई एंटरप्रीनरशिप के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एडवांटेज दे रखा है। सबसे पहला एक्साइटमेंट, ओरिजिनलिटी, इंडिपेंडेंस, रेशनल सैलरी, फ्रीडम। ऐसे ही डिसएडवांटेज आप पढ़ लोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहली बात, जिस किसी के भी साथ प्रोसेस लगा हुआ है, यानी कि आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है जो फॉलो किया जाता है। प्रोसेस में ऐसे 1 2 3 4 5 है, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ना कि आप ऐसे करोगे कि पहले 1 फिर 3
फिर 2, फिर 4, है ना। तो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रीनियरशिप में सबसे पहली प्रोसेस क्या है, सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि आप पता लगाते हो, लर्निंग व्हाट दे एंजॉय डूइंग, एग्जामिनिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एग्जामिनिंग वर्क एक्टिविटी। सबसे पहले आप पता करते हो कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आप किस चीज़ की जॉब कर सकते हो, किस चीज़ का वर्क कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, कौन कौन सी नीड्स आपकी हैं, आप क्या चाहते हो, क्या क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद जनरेटिंग एंड एवेल्यूटिंग आइडियाज़, यानी कि फिर आप अपने आइडिया को जनरेट करते हैं और पता लगाते हैं कौन सा सबसे सही रहेगा। फिर आप प्लानिंग करोगे, पैसा लगाओगे और आप बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, ग्रोथ करोगे, है ना। तो यहाँ तक हमारे ये एंटरप्रीनियरशिप की कहानी थी। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास नहीं हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 9690105047। दोबारा बोल देता हूँ, 9690105047। या मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, अपने डाउट्स वगैरह जो भी हैं मुझे बता देना। और अगर आप क्लास 11 की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके आगे आपके ये क्वेश्चंस वगैरह हैं जो बेसिकली आप कर ही लोगे। फिर भी अगर फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं, ये जो क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर भी अगर आपको नहीं आते तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए आप क्या क्या आंसर लिख सकते हो, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो आपका वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एंटरप्रीनियर है उसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 2 एंड एंटरप्रीनियर, यानी कि एंटरप्रीनियर कौन होता है, बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस चलाता है। तो उसी के बारे में अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।